अच्छा, वो इसलिए है कि सिर्फ आप लोगों के नंबर ऑफ क्विज़ेस थोड़े ज़्यादा हो जाएं, इसलिए मैंने उन्हीं पोर्शन में से लेक्चर नंबर 1 to 6 आपके 2 क्विज़ बना लिए हैं बजाय कि एक क्विज़ बनाने के, ताकि नंबर ऑफ क्विज़ेस ज़्यादा हो जाएं। जितने नंबर ऑफ क्विज़ेस अच्छा ज़्यादा होंगे तो आपको चॉइस ज़्यादा मिल सकेगी ना। अगर क्विज़ होंगे 6-7 तो फिर तो शायद एक आध ही ड्रॉप होगा ना। ज़्यादा क्विज़ेस होंगे तो 2 या 3 भी ठीक है, ड्रॉप हो ठीक सकते हैं। ठीक, सही है मैम। एमसीक्यूज क्यों नहीं है? जी सॉरी, एमसीक्यूज क्यों नहीं है ये? बस अब थोड़ा इतना तो सरप्राइज रहने देना रोमान। चलो पढ़ ठीक लिया है। ना यार वैसे, खुद ठीक सोच। है। अच्छा, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी आप लोगों ने जो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड किया था, उसकी क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस किए कोई प्रैक्टिस या नहीं? मैम उसमें एक क्वेश्चन। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, दोबारा बताइए। महाबलूस आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप कुछ कह रही हैं तो प्लीज़ अपना माइक ज़रा ठीक कर लीजिए। अच्छा, बाकी लोगों जिन्होंने ट्राई किए हो गए हैं सब या नहीं ट्राई किया अभी? मैम वीकेंड बहुत मैम बिजी था, टाइम ही कोई नहीं नहीं ट्राई मिला, किया। इतना मतलब असाइनमेंट्स का काम ही था। वेट कर रहे हैं आप शायद कि असाइनमेंट मिलेगी तो करेंगे। वो वो तो मिलेगी शायद ऐसा। वो असाइनमेंट देखी है आपने, वो केस स्टडी वाली? उसमें कोई कन्फ्यूजन? 2 सवाल हैं उसमें सिर्फ आप लोगों के। यस मैम, वो देखिए। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें आपने उसके स्टाइल पे कमेंट करना है, वो एक तरह की इस पूरी केस स्टडी की एक तरह से समरी बन जाती है, आप समझें। ठीक है, कि उसके डिफरेंट स्टाइल्स बताए गए ना कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ थी, डिफरेंट ट्रेड्स क्या थे। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो जिसमें आपने बताना है, उसकी एक स्टेटमेंट है द आर्ट ऑफ बीइंग बुफे। ठीक है, अब आप इसका मतलब है कि उसका क्या आर्ट था एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, उसकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती थी, वो क्या कुछ करता था, उसमें उसमें आपने सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करना है, उसमें आपने उसके बाकी ट्रेड्स नहीं बताने। और जो मैंने आप लोगों को कहा है ना कि एक पेज पे लिमिट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप एक पेज का लिखें कहानियाँ डाल डाल के। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाफ पेज में आपने बता दिया है एंड इट इज़ इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्प्रहेंसिव, आपने अच्छे तरीके से जो भी आप बता सकते थे उसको समराइज़ कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती एक पेज पे लेके जाएँ। ठीक है, मैम बस आपने क्वेश्चन वन का रिपीट कर दें, क्या करना था? क्वेश्चन 1 में जो आपको एक स्टेटमेंट गिवन है ना, द आर्ट ऑफ बीइंग बुफे, से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपने पहले देखना है कि केस स्टडी में कहीं ये स्टेटमेंट यूज़ हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो डेफिनेटली उससे ऊपर नीचे आपने उसका लिंक क्रिएट करना है जो बातें बताई गई हैं। और अगर केस स्टडी में नहीं यूज़ हुई तो आपको इस सेंस में मैं बता रही हूँ कि इसका मतलब है कि उसको आपने इस उसके कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट करना है कि वो क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता था जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल रहा है। तो उसमें आपने बाकी ट्रेड्स नहीं बताने। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपने ये नहीं करना कि उसकी दोबारा से समरी लिखना शुरू कर दें। इसमें सिर्फ आपने एज एन इन्वेस्टर उसको टारगेट करना है कि क्या स्ट्रेटजीज वो अडॉप्ट करता था। ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा इस चीज़ का। ये करना है। इसके अलावा जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है, मेगा असाइनमेंट अगेंस्ट आपके रिसर्च पेपर के, उसको प्लीज़ आखिरी टाइम के लिए ना छोड़ें। ठीक है, आप मेरे ख्याल में अगर आप 2-3 दिन के बाद भी एक पेपर पढ़ लेते हैं तो आपके पास इतना टाइम है 5 वीक्स का कि आप कम्प्लीटली उसको समराइज़ कर सकेंगे। और एक पेपर बहुत भी हुआ ना तो आप बहुत ही आप स्लो भी पढ़ रहे हुए तो घंटे से ऊपर कभी भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ऑल्दो हाफ आवर में हो जाना चाहिए। फिर उस इतना ही टाइम आप उसकी समरी पे लगा लें। तो टोटल भी अगर आप देखें ना तो ये मेरा बहुत, अगर आप स्लोली काम करें तो 10-12 घंटे की एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसको कोशिश करें आखिरी वीक में भी ना लेके जाएं। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दें। जिस दिन आपको टाइम मिलता है, एक पेपर पढ़ लिया, उसकी समरी लिख ली, उसको हाईलाइट कर लिया, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर लास्ट डे पे आप रखेंगे तो आप डेफिनेटली सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उस सूरत में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्लेजरिज्म के अगेंस्ट आपको सिर्फ 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके अभी से करें, जो लोग इस मेगा असाइनमेंट को टारगेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रिसर्च पेपर। मैम ठीक है, वो हम कर लेंगे, लेकिन हम्म, इसका जो 15% वेटेज ही है जितनी वो प्रोजेक्ट की थी। हाँ हाँ, तो क्या आप कम करना चाह रहे हैं? नहीं, आपने मैम शायद बोला नहीं था कि शायद मैं कम कर दूं तो नहीं, वो असाइनमेंट्स उसकी जगह कर दूं।
नहीं असाइनमेंट की वेटेज, असाइनमेंट तो मैंने ऐड की ही है, लेकिन ये है कि अब आपका वो 1 आवर के सारी वेटेज नहीं जा सकती ना। 1 आवर की मैंने फॉर एग्जांपल 30 या 35 रखी हुई थी, तो वहाँ से कुछ असाइनमेंट में जाएगी, कुछ क्विज़ में जाएगी, तो वो फिर इसके मैं मज़ीद कम नहीं कर सकती ना। 15 ठीक है मेरे ख्याल में, अगर आप लोग ठीक से एफर्ट कर रहे हैं तो फिर चलिए सही 6-7 पेपर ठीक है पढ़ेंगे तो मैम, फिर मार्क्स तो एफर्ट के मिलने हैं तो जी जी ठीक है, तो बस कोशिश करें अपने वर्ड्स में लिखें। जी मैम जो आपने वो क्वेश्चन दिए थे उसमें एक था कि आप मतलब वो स्टार्ट एट एनी टाइम, तो उसका मुझे बता दें कि वो मतलब हम उसको स्टार्ट से भी कर सकते हैं, कैसे उसको कैसे लेंगे, मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप? यस मैम, जो कौन सा? आपने मुझे अब प्रैक्टिस ये प्रॉब्लम? यस मैम। अच्छा, उसमें फॉर एग्जांपल 2-3 एक्टिविटीज़ हैं ABC, उनका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। इसका मतलब है कि उनको आप इकट्ठा स्टार्ट करेंगे, एक नोड बना दें, ठीक है, और वहाँ से उन तीनों एरोस को इमर्ज कर दें, तो इसका मतलब है वो एट अ टाइम स्टार्ट हो सकती हैं पैरेलल में। समझ आई बात या नहीं? मैम जी यस मैम आ गया समझ। ठीक है, वरना आप मुझे ना व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके सेंड कर देगा जो आपने बनाया जी है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। जी मैम, जो ये नोड होती है मैम, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए या हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं जैसे एडजस्ट करने के लिए? नहीं, जैसे मर्जी करें, बस जो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना इम्पोर्टेंट, वो ये कि क्रॉस ओवर ना करें। मतलब ऐसे ये ना हो कि एक एरो जा रहा है, उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ दूसरा एरो जा रहा है, इस चीज़ को अवॉइड करें। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में आप पेंसिल से बनाएं, क्योंकि कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बनती, आपको नहीं पता होता, आपने एक एक्टिविटी को एंड कर दिया होता है, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, इसको तो मैंने कहीं और जाके एंड करना है, किसी और के साथ मिलाना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले एक आध दफ़ा पेंसिल से ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर आप उसको देखिए, वरना फिर ना आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बनेगी। कोई बहुत बड़ा एरो आ रहा होगा, कोई बहुत छोटा सा जा रहा होगा, फिर आप जब उसके ऊपर टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो भी आपस में मिक्सअप हो रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्टिविटी ए का टाइम है या बी का है या सी का है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा नीटली ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद टाइम कैलकुलेशंस में भी आसानी होगी और क्रिटिकल पाथ भी इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको ज़रूर करके देखें। ये वाले जो आजकल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एरिया के, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है? ठीक है। और अच्छा, जो लोग रिसर्च पेपर को पे ही टारगेट कर रहे हैं फ़िलहाल, उन्हें थोड़ा सा ना काम अपना स्पीड अप करना पड़ेगा, और वो मुझसे अगर मुझे ज़रा आइडिया हो जाए कि कौन लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक आध सेशन सेपरेट रख दूँगी, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि कैसे फ़्लो बनाना है रिसर्च पेपर का, क्योंकि उनका काम जो है फिर उन्हें जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू भी करना पड़ेगा, फिर डाटा एनालिसिस और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर कंक्लूजन वगैरह, वो फ्यूचर वर्क, लिमिटेशंस, ये सारा कुछ लिखना होता है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा वो ज़रा अपने काम को स्पीड अप करें और डाटा जल्दी से कलेक्ट करके फिर मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 11। इसके हमारे 3 लेक्चर मेरे ख्याल में रह गए हैं, फिर आपका ये मॉड्यूल भी एंड हो जाएगा, और मैक्सिमम कोर्स आपका जो मेन मॉड्यूल्स थे वो आपके ये 2 थे, फर्स्ट 2 बेसिक मैनेजमेंट का और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद जो 2 मॉड्यूल्स है उसके कंटेंट्स कुछ कम हैं और वो काफ़ी इजीली कवर हो जाएंगे। एक हमारा है HR का और दूसरा हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की हैं वो हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट और ऑपरेशन का डिफरेंस, इसके अलावा ट्रिपल कंस्ट्रेंट, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसके नॉलेज एरियाज़ कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट का WBS कैसे बनाया जाता है, उसका इंटरमीडिएट रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। उसके बाद हम कुछ नेटवर्किंग की बात की हमने। नेटवर्क बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, एक एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, और इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। एक्टिविटी ऑन एरो में हम एरो से अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड में हम नोड से अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी ऑन एरो में जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डमी एक्टिविटी का है, उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आपकी टाइम कैलकुलेशंस भी गलत हो सकती हैं, प्लस आपका जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसमें भी एरर आ सकता है, ठीक है। ये जो हैं 2 चीज़ें, एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, ये नेटवर्क बनाने के तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप
जो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए हमने पढ़ा था PERT और CPM, दो मेथड्स, ठीक है। CPM अभी जो हम करते आए हैं वो सारा CPM था, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। आज हमने जो देखना है दैट इज PERT, ठीक है। PERT में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब PERT और CPM में दोनों के केस में आप एक्टिविटी ऑन एरो से भी नेटवर्क बना सकते हैं और एक्टिविटी ऑन नोड से भी, क्योंकि इनमें जो डिफरेंट चीज़ है वो है टाइम कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा, PERT में किस तरह हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ used in mostly in research and developmental projects, particular projects of non-repetitive nature. Estimate of time for activities are not so accurate and definite. So probabilistic model concept is used as opposed to deterministic model concept of CPM. अब मेनली जो डिफरेंस है CPM और PERT में वो टाइम कैलकुलेशंस का है कि CPM में हम ये फिक्स कर देते हैं कि अच्छा एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी नंबर A वो 10 डेज़ की है और हम उस पर फिक्स रहते हैं कि अच्छा हर सूरत में हम ये कह रहे हैं कि इसने 10 डेज़ में ही कंप्लीट होना है, ठीक। यानी इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक टाइम। यानी आपने जो भी कैलकुलेशंस किए हैं, कोई हिस्ट्री से डाटा लिया है या कोई और सर्वे वगैरह किया है, उससे आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये एक्टिविटी 10 दिनों में हर सूरत कंप्लीट होगी, आप उसके अलावा किसी और टाइम को नहीं देख रहे होते, ठीक। जो PERT है, PERT एक्चुअली यूज़ करता है वेटेड एवरेज कैलकुलेशंस को, ठीक है। उसके थ्रू वो एस्टिमेशन करता है कि किस तरीके से एक्टिविटी की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है। 07 असद आप हैं, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ इसे ऑफ कर दें, ठीक है। PERT जो है वो किस तरह से CPM से डिफरेंट है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को देखता है। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम मींस कि वो आपके पास 3 तरह के टाइम्स को कंसिडर करेगा। वन इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम। यानी ये क्या करता है, इट यूजेस द डिस्ट्रीब्यूशंस मीन, या जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट ओरिजिनली यूज्ड इन CPM। यानी CPM में हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली, यानी काफ़ी चांस है कि ये एक्टिविटी इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन PERT में हम 3 डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं। दैट कंप्लीशन टाइम इज फाउंड यूजिंग 3 टाइम एस्टिमेट, आइदर ऑप्टिमिस्टिक, pessimistic and most likely, which are expressions of the risk associated with the time required for each activity। यानी हम इस केस में ये भी देखते हैं कि किस एक्टिविटी के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से वो एक्टिविटी डिले हो सकती है। तो इन 3 टाइम को देखने का पर्पस ये है कि हम तीनों सिचुएशंस में देखें कि आइडियल सिचुएशन क्या है, वर्स्ट सिचुएशन क्या है और मॉडरेट या एवरेज सिचुएशन क्या है। उन तीनों सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक फार्मूला डिराइव किया गया है और उस फार्मूले की बेसिस पे फिर हम एक नया टाइम कैलकुलेट करते हैं। CPM में तो जो टाइम गिवन है, अभी आपको याद होगा हमने जो भी टाइम कैलकुलेशंस की, हम उस एक्टिविटी की बस ड्यूरेशन गिवन होती थी एक कॉलम में, हम उन सब ड्यूरेशंस को लिख लेते थे और उसकी हेल्प से फिर आगे कैरी ऑन करते थे बाकी टाइम कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन PERT में आपको इसका मतलब है 3 तरह के टाइम गिवन होंगे और उन तीनों को यूज़ करते हुए आप एक नया एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3 टाइम कौन से हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम कौन सा टाइम है? इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क। और हम क्या एज्यूम करें? वी आर एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग प्रोसीड्स बेटर देन द नॉर्मल, ठीक, जिसे हम बेस्ट केस सिनेरियो भी कहते हैं। यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो सिचुएशन है जब, आइडियल सिचुएशन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, यानी बिल्कुल नॉर्मल से भी कुछ ज़्यादा बेहतर फॉर्म में आपके पास प्रोसेसेस हो रहे हैं और सब कुछ आपको टाइमली मिल रहा है और बहुत ऑप्टिमम रहते हुए। यानी आप ये समझ लें ऑप्टिमिस्टिक आपकी सोच है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है उस सिचुएशन में आप अपने एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। पेसिमिस्टिक टाइम, क्लास किसी और का भी माइक ऑन है, आप ज़रा चेक कर लें। 68 का है 41, अच्छा आप तो उधर हैं जी। 68 प्लीज़ आप भी ऑफ कर लें, थैंक यू। अच्छा, पेसिमिस्टिक टाइम जो है वो यूँ समझ लें कि बिल्कुल ना वर्स्ट केस सिनेरियो है। यानी आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, कोई किसी कहीं हमें मटेरियल मिलना था वो भी लेट मिल रहा है, कोई हमें सप्लायर ने कुछ देना था, हमारा इक्विपमेंट आना था, टेंडर होना था, जो भी डिमांड्स होनी थी वो सब कुछ लेट हो रही हैं। यानी द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क एज्यूमिंग एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, इसलिए हम इसे कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक। यानी लेट से लेट भी अगर आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका जो टाइम मिलेगा आपको उसे हम पेसिमिस्टिक टाइम कह रहे हैं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल टाइम अवेलेबल है जिसमें आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और मोस्ट लाइकली टाइम जिसे हम M से रिप्रेजेंट करें वो क्या है?
द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क एज्यूमिंग एवरीथिंग प्रोसीड्स एज नॉर्मल। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जो आपका नॉर्मल SOPs बने हुए हैं उन SOPs के अकॉर्डिंगली सारा काम हो रहा है, यानी जिसको आप एवरेज या मीडियोकर टाइप का ले सकते हैं, यानी मिडल वैल्यू, ठीक है, जिसमें मोस्टली यानी ज़्यादा चांस है कि इतने टाइम में आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये 3 तरह के टाइम हो गए। ऑप्टिमिस्टिक यानी बेस्ट केस सिनेरियो, पेसिमिस्टिक मींस वर्स्ट केस सिनेरियो, और मोस्ट लाइकली टाइम मींस नॉर्मल सिनेरियो, यानी नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अकॉर्डिंग टू द SOP सब चलते हुए किस तरीके से आपको टाइमली चीज़ें कैसे मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल टाइम है एक इक्विपमेंट के आने का, आप वो लेंगे, ठीक है। एक ट्रेनिंग का टाइम आपने सेट किया हुआ है 2 वीक्स का, वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो रही है, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और आपने फॉर एग्जांपल जो भी एडवर्टाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई हायरिंग करनी है, उस हायरिंग का प्रोसेस कितना लंबा होता है, आपने उसका भी जो नॉर्मल टाइम है वो लिया, वो सारी की सारी चीज़ें फिर मोस्ट लाइकली टाइम में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको स्लाइड में एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, TE मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। O आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ये आपका वेट है, M मीन्स आपका मोस्ट लाइकली टाइम, और P आपका पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। अब ये फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है, जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ प्रूफ वगैरह करके ये एक फॉर्मूला निकाला गया है जिसकी बेस पे हम अपना एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली जो PERT और CPM में डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ये टाइम कैलकुलेशन का है और कोई डिफरेंस नहीं है। कि जो आपका CPM है वो डिटर्मिनिस्टिक टाइम यानी एक फिक्स टाइम लेता है, वो कोई रिस्क को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि बेस्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, एक्टिविटी के टाइम में क्या चेंज आ सकता है, वो सिंपल एक टाइम लेता है, ठीक है। इसका मतलब है उसमें एरर का चांस भी हो सकता है ज़्यादा। लेकिन जो आपका PERT है वो तीनों सिचुएशंस को देखते हुए कि वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो और नॉर्मल यानी मोस्ट लाइकली टाइम को देखते हुए जो फॉर्मूला है उससे वो एक एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करता है, और बाकी प्रोसेस सारा सेम रहता है। बाकी आपने जो भी क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस करनी है वो सारी की सारी उसी तरीके से होंगी कि आप पहले नेटवर्क बनाएंगे या एक्टिविटी ऑन एरो से या एक्टिविटी ऑन नोड से, फिर आप वो चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका स्लैक निकालेंगे, और बाकी चीज़ों का देखेंगे कि कितना स्लैक अवेलेबल है बाकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो बाकी सारा प्रोसेस जो है वो PERT के केस में भी सेम होता है एज़ कम्पेयर टू द CPM। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी स्लाइड नंबर 7। अच्छा, इसमें आपके पास देखें डाटा किस तरह से डिफरेंट है जो हम पीछे प्रॉब्लम्स करते रहे हैं, कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं A to J, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 टाइम्स गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक। आगे आपको इमीडिएट प्रीडिसेसर की इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको अब एडिशनल काम करना पड़ेगा कि एक कॉलम खुद इसमें ऐड करना पड़ेगा, और जो पीछे हमने फार्मूला देखा उसको लेते हुए आपने एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, ठीक है। वो आप पहले निकालेंगे यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5th नंबर पे जो कॉलम है, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हर एक्टिविटी का आप एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड टाइम के बाद फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे जो नेटवर्क बना हुआ है वो एक्टिविटी ऑन एरो से बना हुआ है, अगर आपके पास चॉइस है तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको बाउंड किया जाएगा, इसलिए आप दोनों तरह से प्रिपरेशन करें अपनी। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट तरह से नेटवर्क बनाया गया है, डिफरेंट नेटवर्क मींस नेटवर्क डायग्राम सेम है लेकिन टाइम कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, कि यहाँ पे वो इवेंट का टाइम निकालते हैं। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट बिल्कुल लेक्चर में पढ़ा था एक्टिविटी ऑन एरो के क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन में, बिल्कुल उसी तरीके से आपने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी आपके पास फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन होंगी, फिर बैकवर्ड पास कैलकुलेशन होंगी, और आपने फिर उसकी बेस पे फिर क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आप उसी तरीके से क्वेश्चन करके यहाँ से सिर्फ अपने आंसर को टैली करें यानी कि अपने क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करें कि आपने सही आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, ठीक है। बाकी आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स गिवन है जबकि हमने 4 तरह के टाइम पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो आपने करना है। यहाँ पे देखिए डमी एक्टिविटी भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। डमी वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने नहीं अटैम्प्ट किया था, मैंने कहा था वो ज़रूर करना है आपने, क्योंकि उसमें टाइम को आपने ना काफ़ी ध्यान से कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि कौन कौन से टाइम कैलकुलेट जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनमें से हमने सिलेक्शन करनी है। नहीं किया किसी ने डमी वाला क्वेश्चन? कर लें वरना लास्ट में फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्विज होगा वो किसी नेटवर्क का ही होगा, तो इसलिए आपको उससे पहले पहले इसको प्रिपेयर कर लें। अच्छा, यहाँ पे फिर जब आप
देखेंगे फ्लोट या फिर स्लैक कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ बन रहा है, ए, डी और जे। ठीक, तो यहाँ से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है। अब आप जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस इस तरह से करें कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को आप एक्टिविटी ऑन एरो से भी करें और एक्टिविटी ऑन नोट से भी करें। ठीक है, आपकी दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली जो हमने एक्टिविटी ऑन एरो के जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको भी आप एक्टिविटी नोट से भी करें और वाइस वर्सा, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो फिर आप नेट से भी हेल्प मिल जाएगी, या कोई बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर ये सारे आप खुद कर लेते हैं तो इतना भी काफ़ी है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब, अगर आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास A to I डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, 3 हमें टाइम गिवन है और IPs यानी कि इमीडिएट प्रीडिसेसर की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने पीछे देखा, तीनों सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए नेटवर्क बनेगा हमारा, और फिर हमारे पास टाइम कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास कोई डमी नहीं बन रही। ठीक है, कितने पाथ्स हैं, ADEFI, और जो दूसरा पाथ बन रहा है, 2 ही पाथ है इसमें, सिर्फ AC और DEGH और I। ठीक है, तो इनमें से क्रिटिकल पाथ ये वाला यानी कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होगा, जो कि आपको रेड से नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये है एक्टिविटी ऑन नोट की एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास डेज गिवन है। ठीक है, IPs गिवन है। ये 3 तरह के टाइम्स हैं, A, M और B। ठीक है, इनको आपने अगेन फॉर्मूले से निकालना है। ये आपने खुद ही सॉल्व करना है, ये एज एन एक्सरसाइज ऐड किया हुआ है मैंने। ठीक है, अभी इसको देखें, और अभी कोई करना चाह रहे हैं आप, या फिर हम आगे चलें? ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ें, सिर्फ एक वो तो कर ले, जी। वही एक ओपन कर ले, वो तो कर ले सॉल्व, अच्छा, कौन सा करना है? ये मेरे ख्याल में डमी जो वाला कर, मर्जी। चलें ये करें। ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड टाइम मैं इधर अपने पास करती हूँ, फिर हम देखते हैं, टैली कर लेंगे इसको। आप नज़र आ रहा है ये सबको? स्लाइड नंबर 10 है। ठीक है, और इसमें एक्सपेक्टेड टाइम निकला हुआ है क्योंकि वो बिला वजह में टाइम ज़ाया होगा। आप लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपने इस रेड वाले टाइम को यूज़ करना है। ठीक है, आगे IP का रिलेशनशिप गिवन है, एटलीस्ट नेटवर्क तो बनाए ना, उसके बाद फिर देखते हैं हम। ठीक है, चलिए सब लोग करें जो जो जिनके पास अवेलेबल है पेन पेंसिल। ये एक्टिविटी ऑन एरो से बनाना है। ABC आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, चलें बाकी करें, फिर हम 10-1 मिनट तक इसको डिस्कस करते हैं।
39 रोल नंबर, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। जी फॉरवर्ड पास किसी ने कैलकुलेट किया है तो मुझे बताएंगे। यस मैम। जी प्रोजेक्ट एंडिंग टाइम क्या आ रहा है? मैम 43। ठीक है, सही है, गुड। और बाकी जो दो एरोज आ रहे हैं उनके कितने कितने टाइम है? 34 और 42? मैम एक मिनट, 24 प्लस 8, वो मैंने लिखा नहीं है मैम। 42 एक आ रहा है और दूसरा आ रहा है 34। सही है। ठीक है, सही है। चलिए बैकवर्ड भी कैलकुलेट करें। मैम वो भी कर लिए। ठीक है, आप बता दें कितना आ रहा है, बाकी लोग देख लें, मैंने भी सिर्फ फॉरवर्ड ही किया है। मैम वो जो क्रिटिकल, है ए डी जे और उसके बाद फाइनल, ये वाला क्रिटिकल पाथ है। अच्छा एक मिनट देखते हैं, ये है ए डी और जे। जी ठीक है, चलें फॉरवर्ड तक भी जो लोग पहुंच गए, उम्मीद है कि वो रिवर्स में जाएंगे तो सिर्फ सबट्रैक्ट करना होता है, तो आपका बैकवर्ड भी आ जाएगा। जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे डमी। ठीक है, कि जब डमी एक्टिविटी आई ना तो आप देखें जो इवेंट नंबर 3 है, इवेंट नंबर 3 से आगे ई एफ और जी ये तीनों एमर्ज करें, यानी ये मर्ज की सिचुएशन है। तो अब जब आपने ये देखना है ना कि ई एफ और जी का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, तो आपने बी के एंडिंग टाइम को भी देखना है और जो सी का एंडिंग टाइम है वो भी। बी का एंडिंग टाइम हमारा जो अर्ली फिनिश टाइम है वो 20 है और सी का जो अर्ली फिनिश टाइम है वो 10 है। देन वी विल प्रेफर इन दिस सिचुएशन द बिगेस्ट वैल्यू, तो आप फिर 20 ले जाएंगे। 20 आगे जाएगा ई एफ और जी, इन सब का जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो 20 बनेगा। मेनली डमी एक्टिविटी में ना बस ये चीज़ जनरली मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स कि वो डमी वाले टाइम को नहीं देखते, बाकी तो वैसे ही होगा जैसे आपने बाकी कैलकुलेशंस किए विदाउट डमी। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, किसी से नहीं होता तो वो मुझे बता दे, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ए डी जे हमारा फिर निकल आता है क्रिटिकल पाथ इसमें। और किया किसी ने? मैम फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड हुए, चलिए ठीक है, फॉरवर्ड हो गया तो बैकवर्ड भी हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, कोई अगर नहीं आता आंसर तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या चैट में कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैम ये भी करनी है? नहीं नहीं, इसको अब आप छोड़ दें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आप लेक्चर के बाद किसी टाइम करके देख लीजिएगा। अगर कोई इश्यू होगा, नहीं सॉल्व होता, आपका क्रिटिकल पाथ नहीं निकलता तो मुझे बता दीजिएगा।
जी आपको विजिबल हुआ है लेक्चर नंबर 12? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज़ क्रैशिंग। ठीक है, क्रैशिंग क्या आपके जहन में है, कुछ है आइडिया क्या होगा? प्रोजेक्ट क्रैश करने का क्या मतलब होगा? डिलीवरेबल कम करना। डिलीवरेबल कम करना नहीं, यानी आप कह रहे हैं स्कोप कम कर दें? नहीं, स्कोप नहीं कम करना हमें। और कोई किसी के जहन में आइडिया हो? अच्छा, क्रैशिंग का मतलब ये है एक्चुअली कि आप ने फॉर एग्जांपल अपना जो भी कैलकुलेशंस की आपने, एक्टिविटी पहले प्रोजेक्ट का WBS बनाया, एक्टिविटीज़ का टाइम लिया, पर CPM जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर मे बी प्रोजेक्ट का टाइम निकाला कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया हुआ कि 6 मंथ से किसी वजह से मे बी आपको लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं आपसे पहले वो लॉन्च ना कर दें, ठीक है। या कोई और रीज़न है, आपने कोई और प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए और इस प्रोजेक्ट को आप जल्दी वाइंड अप करना चाहते हैं ताकि ये मैन पावर फ्री हो जाए, ठीक है। और भी कोई डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो मेनली हम क्रैशिंग का ये मतलब है कि आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अप्लाई करके अपने प्रोजेक्ट को जो उसका कि नॉर्मल जो आपकी कैलकुलेटेड टाइम है उससे कुछ कम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने जो टाइम कैलकुलेट किया था उसके मुताबिक आपको 6 मंथ्स लगने चाहिए थे, बट ड्यू टू एनी रीज़न यू वांट टू कंप्लीट इट इन 5 मंथ्स नाउ। तो अब जब आप ज़ाहिर है 6 मंथ्स के टाइम को 5 मंथ्स पे लेके आ रहे हैं तो आप एक्चुअली क्रैश कर रहे हैं टाइम को। तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगी ना। या तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा हायरिंग कर लेंगे, या हो सकता है आप कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट मंगवा लें, ठीक है। या जैसे कोई काम आपने मैनुअली करना था वो आप ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं, या आप ओवर टाइम लगवाना शुरू कर दें अपने वर्कर्स की। देयर कैन बी एनी वे आउट, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है। लेकिन हम उसको जब भी ज़ाहिर कैलकुलेशंस के साथ लिंक करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स आप लगा रहे हैं हम उसको लिंक कर देते हैं किसी तरीके से कॉस्ट के साथ, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्ट पे अफेक्ट करेगी ना जो भी आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेकर आएंगे, चाहे वो आप कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट ला रहे हैं, मशीनरी ला रहे हैं, या HR इंक्रीज कर रहे हैं। यानी वट एवर यू आर डूइंग टू क्रैश द प्रोजेक्ट यू आर अप्लाइंग सम एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि अच्छा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसका स्कोप चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं क्रैशिंग, और क्रैश करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कुछ बताए। तो जब आपने क्रैशिंग करनी होती है तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंट टाइम और डिफरेंट कॉस्ट को कंसिडर करना होता है, ठीक। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। इफ़ द शेड्यूल यू डेवलप डज नॉट अलाउ द प्रोजेक्ट टू कंप्लीट व्हेन डिजायर्ड यू माइट हैव टू टेक एक्शन टू डिक्रीज द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दिस इज नॉन एट क्रैशिंग द शेड्यूल। यानी आप शेड्यूल को क्रैश कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। एनालाइज ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस एंड चूज दोज दैट प्रोवाइड ग्रेटेस्ट कंप्रेशन फॉर द लोएस्ट कॉस्ट, ठीक। कंसंट्रेट ऑन द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में पॉइंट लिखा हुआ है, शॉर्टनिंग नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट एनी सूनर। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा अगर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल का क्लियर है आप सबको? तो ये जो ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैम क्रिटिकल पाथ वो होता है ना जिसका अंदर हम डिले नहीं ला सकते, और नॉन क्रिटिकल के अंदर तो ऑलरेडी डिले अवेलेबल होता है कि हमारे पास टाइम होता है, हम उसको चाहे थोड़े दिनों का डिले कर सकते हैं। तो मैम अगर हम क्रिटिकल को शॉर्ट करेंगे देन ही ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो कम होगा। नॉन क्रिटिकल को शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर तो ऑलरेडी डिले था। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको आज ने अगर कुछ प्रॉब्लम्स किया तो आपको आइडिया हो गया होगा ना अच्छी तरह से कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जिसमें तो ऑलरेडी हमारे पास डिले अवेलेबल है, 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का भी हो सकता है इवन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप उसके टाइम को कम करेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ या नॉन क्रिटिकल पाथ को, तो उससे आपको फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका क्रिटिकल पाथ है, आपको ये आइडिया हुआ होगा कि जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है दैट इज़ क्रिटिकल पाथ। इट मीन्स कि उससे कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आप बाकी में भी आपके 10 पाथ और बन रहे हैं, उन 10 नॉन क्रिटिकल पाथ में से आप बेशक किसी को शॉर्ट करते भी जाएं या अर्ली करते भी जाएं, डिले कम करते जाएं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिलावजे में आपके रिसोर्सेज ज़ाया जाएंगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 मंथ का था तो आपका 6 मंथ में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि आप क्रिटिकल वाली एक्टिविटीज़ को तो टच ही नहीं कर रहे,
ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि हमेशा जब आपने क्रैश करना है प्रोजेक्ट को, देन यू शुड क्रैश एनी क्रिटिकल एक्टिविटी। और अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत सी हो सकती हैं, तो आपने फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रैशिंग में ये होता है कि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर 10 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन 10 में से आप किस वाली को क्रैश करें। ठीक है, तो ये जो बात लिखी हुई है ना कि एनालाइज ऑल द अवेलेबल ऑप्शन एंड चूज दोज दैट प्रोवाइड ग्रेटेस्ट कंप्रेशन फॉर द लोएस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट के ऊपर आप जिसके डेज कम कर सकते हैं आप उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यानी आपने एक तरह का हर स्टेप पे ना एक कंपैरिजन करना होगा कि अब कौन से वाली एक्टिविटी को क्रैश किया जाए। केयरफुल प्लानिंग इज क्रिटिकल व्हेन attempting to expedite or crash a project. To crash a project, 2 activity times and 2 costs are specified if appropriate for each activity. यानी जब आप क्रैशिंग करेंगे तो आपको 2 तरह के टाइम और 2 तरह की कॉस्ट के साथ डील करना पड़ेगा। The first time cost combination is called normal and the second one is called crash. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्रैशिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि हर एक्टिविटी जो है फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट की है, ट्रेनिंग की है, या ये है कि एडवर्टाइजमेंट की है, ये सारी की सारी की एक्टिविटी का कुछ ड्यूरेशन होगा और इनके साथ एसोसिएटेड कुछ कॉस्ट होगी। जी तलहा मैम, सिर्फ एक एक्टिविटी को इसके अंदर फिक्स है कि क्रैश करना है या एक से ज़्यादा को भी क्रैश कर सकते हैं? नहीं, एक से ज़्यादा को ही करेंगे एक्चुअली। ठीक है, यानी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि आपका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें ना आप अभी जब प्रैक्टिस करेंगे एक आध सवाल की तो आप देखेंगे कि इन दी एंड ऐसा हो रहा होता है कि बाज़ दफ़ा ना आपके आंसर्स ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन आपने इंटरनली जब स्टेप्स फॉलो किए होते हैं ना तो आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया होता है। तो एक्चुअली आपने सीक्वेंस की मेन वेटेज होती है कि आपको ये पता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले क्रैश होगी, क्योंकि इन दी एंड तो मैक्सिमम लोगों का ना आंसर ठीक निकल ही आता है, लेकिन मेनली क्या चीज़ है कि आपका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि आपने किसको पहले क्रैश करना है और पहले किसको करना होगा, लोएस्ट कॉस्ट को। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कॉस्ट। अब जब आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं या उसको क्रैश कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, 10 दिन से फॉर एग्जांपल 8 दिन पे लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट होगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपकी क्रैश कॉस्ट होगी। और जो जिस टाइम पे आप उसको लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल 10 दिनों से 5 दिनों पे लेके आएँ, तो ये टाइम जो है वो क्रैश टाइम होगा। ठीक, so what we do, we calculate a cost time slope which is the cost per day of crashing a project. फिर हम ये करते हैं कि हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं स्लोप हर एक्टिविटी की। ठीक, और उस स्लोप को देखते हुए हम कंपैरिजन करते हैं कि जिसकी स्लोप सबसे कम है, इट मीन्स हमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पहले क्रैश करना होगा। ठीक है, क्रैश टाइम्स रिजल्ट फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू एक्सपेडाइट द एक्टिविटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। जो भी हमने बात की कि रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, जब हम एडिशनल रिसोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग दोज रिसोर्सेज एट सम कॉस्ट, टू सेक्रीफाइस सम मोर कॉस्ट। ठीक, अब ये आपको फिगर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देगी। यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम या ड्यूरेशन नज़र आ रहा है। ठीक, वाई एक्सिस जो है वो आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, तो आप देखिए कि टी एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल टाइम को, यानी अगर किसी एक्टिविटी का नॉर्मल टाइम 8 डेज़ है लेट अस सपोज, और इसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो सी एन, आप देखिए वाई एक्सिस पे जो इस वक्त गिवन है, हम एज्यूम करें $9 एज्यूम कर लें। ठीक है, अब यानी नॉर्मल टाइम 8 डेज़ है और जो इसकी एसोसिएटेड नॉर्मल कॉस्ट है वो $9 है। अब हम इस एक्टिविटी को हमने जो भी किया, हमने आइडेंटिफाई करना है भी कि इसको बहुत सारी हर एक्टिविटी के लिए ये वाला सारा काम किया जाएगा कि हमने सपोज ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा हम इसको क्रैश कर सकते हैं 5 डेज़ तक। तो अब जो आपको नया टाइम मिल रहा है जो कि TC लिखा हुआ है, दैट इज़ क्रैश टाइम, यानी 5 डेज़। हम 8 डेज़ से इसको 5 डेज़ पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम 5 डेज़ पे लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और वो कॉस्ट हमने ली है $18। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डबल हो, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। यानी जो हमारी क्रैश टाइम है वो 5 डेज़ है और जो क्रैश कॉस्ट है इसके साथ एसोसिएटेड वो $18 है। यानी अब ये 4 हमारे पैरामीटर्स हो गए, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम। तो इसको देखते हुए हमने फिर सिंपल जो स्लोप का फॉर्मूला होता है उससे हमने स्लोप फ्रॉम कैलकुलेट की, तो हमें ये पता चल गया कि अच्छा $3 पर वीक, या अभी हमने डेज़ का वर्ड यूज़ किया था, बेशक डेज़ ले लें जो भी आपको गिवन होगा उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यानी पर वीक या पर डे पर मंथ कुछ भी हो सकता है, आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्चुअली स्लोप हर एक्टिविटी के कैलकुलेट करनी है, मेन काम ये है आपका, और आपने उनका कंपैरिजन करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसकी स्लोप कब सबसे कम है। ठीक है,
अच्छा ये देखते हैं जितना भी अभी हो पाता है क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा अब जब हम क्रैशिंग की बात करते हैं इसका मतलब है इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा डाटा चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा डाटा चाहिए, एक तो हमें सारी एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए, उसका आईपी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको नेटवर्क खुद बना बनाया मिल जाए, वो आपको ना बनाना पड़े, लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो आपको नेटवर्क भी खुद बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा ये आप देखें जो आपको नज़र आ रही है ना डायरेक्ट कॉस्ट वाला जो कॉलम है, इसमें आप देखें दो फर्दर कॉलम्स बने हुए हैं, एक नॉर्मल और एक क्रैश। नॉर्मल वाले कॉलम में फर्दर दो कॉलम्स है टाइम और कॉस्ट, यानी ये आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी आप क्रैश नहीं जब आपने अपने एक्टिविटी को किया तो उस वक्त कितनी ड्यूरेशन ले रही है एक एक्टिविटी और उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी है, ये वो है, ठीक है। जो सेकंड वाला कॉलम है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, दैट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रैश टाइम एंड क्रैश कॉस्ट, ठीक है। यानी अगर आप इस एक्टिविटी को क्रैश कर रहे हैं, इसको जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम में हो सकती है और उसके साथ एडिशनल कॉस्ट क्या एसोसिएटेड है, ठीक। अच्छा अब आप लेफ़्ट साइड पे आइए, एक्टिविटी आईडीज़ हैं ABCDEFG तक। अच्छा अब यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली खुद करनी होगी और फॉर्मूला वही है जो भी हमने पीछे पढ़ा है, y2 - y1 / x2 - x1 करके, ठीक है। ये चारों कॉस्ट को लेकर, सॉरी दो टाइम और दो कॉस्ट को लेकर आपका स्लोप कैलकुलेट होगी। ये जो थर्ड कॉलम है स्लोप के बाद वाला मैक्सिमम क्रैश टाइम, ये क्या बता रहा है, ये कुछ समझ आ रही है या ये कहाँ से आएगा? फॉर एग्जांपल ये नहीं गिवन तो आप कैसे निकालेंगे? टाइम से निकालेंगे ना कि हम कितना टाइम शायद सेव कर रहे हैं इस तरह का। कैसे? फॉर एग्जांपल ये 1 कैसे आया एक्टिविटी ए का क्रैश? नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम को माइनस किए। माइनस किया है मैंने इनको। ठीक है, गुड। आप देखिए ये ज़रूरी नहीं कि ये वाली चीज़ आपको गिवन हो, आप ये खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए नॉर्मल टाइम इस एक्टिविटी ए का क्या था 3 डेज़, क्रैश टाइम है 2 डेज़, इसका मतलब है 3 - 2 1, यानी इसको आप सिर्फ एक दिन क्रैश कर सकते हैं या एक वीक, जिसकी भी बात, इसमें हमने वीक का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। एक्टिविटी बी को आप देखिए इसका नॉर्मल टाइम 6 है और जो आपका क्रैश टाइम है वो 4 है, तो 6 - 4 2, यानी मैक्सिमम आप इसको 2 यूनिट क्रैश कर सकते हैं। सिमिलरली जो आप लास्ट वाला देखें जी, उसमें क्या सिचुएशन है, उसका क्रैश टाइम 0 क्यों है? वो क्रिटिकल बात है। ये नहीं मैं क्रिटिकल तो परफॉर्म उसमें नहीं कर और भी सकते एक्टिविटीज छोटे भाई, होंगी। वो उतने ही दिनों में होगा। हाँ क्योंकि आप देखिए उसका नॉर्मल टाइम भी 6 डेज है और उसका क्रैश टाइम भी 6 डेज है ना, 6 - 6 = 0, यानी आप इसको क्रैश ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी एक्टिविटी होगी कि जिसको आप जो मर्जी कर दें वो जल्दी नहीं कंप्लीट हो सकती, इसने हर सूरत 6 डेज या 6 वीक लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी नॉर्मल टाइम को देखते हुए और क्रैश टाइम को देखते हुए कि क्या आप एक्टिविटी क्रैश कर भी सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी क्रैश नहीं हो सकती तो आप उसको ज़बरदस्ती क्रैश नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो एक्टिविटी हर सूरत इतना टाइम लेगी, उसमें पॉसिबल ही नहीं है, कोई सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको उससे कम टाइम में कंप्लीट कर सकें, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर है, तो हम आगे चलें जी। मैम ऐसे हो सकता है कि जैसे कॉस्ट मतलब चेंज हो रही हो लेकिन डेज टाइम सेम हो? नहीं क्यों चेंज होगी? आप देखिए इसका मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे जी की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जी एक्टिविटी 6 दिनों में कंप्लीट होगी, अगर आप क्रैश कर रहे हैं तब भी 6 दिनों में, इसका मतलब है कि क्रैश ही हो ही नहीं सकती। जब क्रैश नहीं हो सकती इसका मतलब है हम फिर रिसोर्सेज तो नहीं लगा रहे ना, क्योंकि वो पहले भी 6 दिनों में हो रही थी, अब भी 6 दिनों में हो रही है, तो हम रिसोर्सेज लगाएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब है कॉस्ट तो अब भी वही है ना, 70 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जब तक डेज कम नहीं होंगे हमारे, इसका मतलब है एडिशनल रिसोर्सेज लग ही नहीं रहे। ओके मैम। ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं नेटवर्क बना हुआ है या हमें खुद बनाना है। अच्छा नेटवर्क इसका गिवन है हमें, अगर ना गिवन होता तो हम खुद बना लेते, ठीक है। अब ये कौन सा नेटवर्क बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको? A1 सॉरी एक्टिविटी ऑन नोड। जी ठीक है। ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज जो भी आपके लेबल्स हैं ABCDEFG वो सब नोड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो आप देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में ना थोड़ी सी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें वो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हमें क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन चूंकि इसमें हमारा मेन टास्क क्रैशिंग है ना, तो हम फिर वो वाला काम नहीं करेंगे कि पहले फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन कर रहे हैं फिर बैकवर्ड कर रहे हैं। वो जब आपसे क्रिटिकल पाथ पूछा जाएगा, क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन होगा, तब आपने वो काम करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ABCDEFG के नीचे लिखे हुए नंबर्स वो इसकी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है। अगेन आप कोई बॉक्स बना दें, सर्कल बना दें, जो मर्जी बना दें अगर आपने खुद नेटवर्क बनाना है तो। अच्छा, अब इसके साथ ये लिखा हुआ है इनिशियल टोटल डायरेक्ट कॉस्ट 450, ये कहाँ से आई है $450? पीछे जाके देखते हैं। वो जो नॉर्मल कॉस्ट है उन सभी को ऐड किया है। ठीक है, गुड। यानी अभी हमने फिलहाल क्रैशिंग की बात नहीं करी, तो जो ये नॉर्मल वाला कॉलम है ना, नॉर्मल कॉस्ट का, इसमें ए से लेके जी तक जितनी भी कॉस्ट गिवन है सबको आपने सम अप कर दिया, तो आपको पता चला कि ये जो है ना कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, जिससे हम कह रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इतनी कॉस्ट तो आएगी ही आएगी आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट काम है क्रैशिंग का वो ये कि आपने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो अब जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि इसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है? जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि जो आपको ब्लू एरो से नज़र आ रहा है ना, ADFG, दिस इज एक्चुअली क्रिटिकल पाथ। तो अभी आपने कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ कैलकुलेशंस के बगैर कैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया? जो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, गुड। क्योंकि ऑल्दो हमें क्रिटिकल पाथ में रिक्वायरमेंट होती है कि हमने सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस करके फ्लोट और स्लैग भी फाइंड करना है, तो यहाँ एक्चुअली हमारे फिलहाल चूंकि हम क्रैशिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो हर एक्टिविटी का स्लैग फाइंड करना हमारा मेन टारगेट नहीं है, जबकि हमें क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन से ये चीज़ पता है कि क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। तो हमने सिंपल, आप देखें इस वक्त इसमें टोटल आपको 3 पाथ नज़र आ रहे हैं ना, एक है ABEG, ठीक है, सेकेंड वन है ACFG और थर्ड वन है ADFG। तो आप इनको सम करें तो ABEG को अगर सम करें तो क्या बनता है, 23 डेज, ठीक है। अगर आप ACFG, ठीक है, ACFG को करें तो कितना बनेगा, 24, ठीक है। 24, ठीक है, 24। और ADFG को करें यानी 3 + 11 + 5 + 6, तो ये आपका बनेगा 25। इट मीन्स, जी बिल्कुल, ADFG जो है ये आपका क्रिटिकल पाथ है, हमने यहाँ पे लिख दिया टाइम 25 डेज, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है सबसे पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, हमने इसको फॉर एग्जांपल क्रैश करना है, ठीक। और अभी हमें कुछ ये नहीं बताया गया कि आप इसको कितना क्रैश कर सकते हैं। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो ना कि आपने इसको कितना क्रैश करना है, तो आपने मैक्सिमम लेवल तक जाना होता है। मैक्सिमम लेवल कह लें या ये कह लें कि मिनिमम डेज तक, कि जितना आप क्रैश कर सकते हैं ना आपने उतना क्रैश करना है, ठीक है। आपने स्टॉप नहीं करना कहीं पे। हो सकता है आपको बाउंड किया जाए कि नहीं आप 25 से सिर्फ 24 डेज पे ले जाएं या 23 डेज पे ले जाएं, तो अगर आपको मेंशन नहीं है इट मीन्स आपने मैक्सिमम लेवल तक क्रैशिंग करनी है, ठीक। तो अब आपके ख्याल में क्या हमें करना चाहिए, ADFG, ये हमें पता चल गया कि ये क्रिटिकल पाथ है। और अभी हमने पीछे इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जब भी हम क्रैशिंग करेंगे हम हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की करेंगे, नॉन क्रिटिकल की नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें ऑलरेडी स्लैक अवेलेबल होता है। तो ADFG में से किसको पहले क्रैश करेंगे, कैसे पता चलेगा? जी मैम जिसका कॉस्ट इफेक्ट कम आ रहा है, जिसका स्लोप सबसे कम है, ठीक है। इसका मतलब है जो अभी पहला काम हमारा बन रहा है वो ये है कि हमने पहले इनके सबके स्लोप कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब स्लोप कैलकुलेट इसमें मेरे ख्याल में गिवन है हमें, तो अदरवाइज आप फॉर्मूले से करेंगे तो ये जो आपको सेकंड कॉलम नजर आ रहा है ना स्लोप का, यानी पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है उसको हम स्लोप कहते हैं। ये है गिवन सबकी, ABCDEFG सबकी लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने चूज किस में से करना है, ADFG। तो आप इन सारी स्लोप को कंपेयर करें, ADFG में सबसे कम स्लोप किसकी है, A की 20 है, एक D ही में की 25 है, F की 30 और G को तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है हमने पहला स्टेप ये आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले हम A को क्रैश करेंगे, ठीक है। तो A को, और साथ में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये भी देखना है कि वो कितना क्रैश हो सकता है। तो मैक्सिमम क्रैश टाइम इसका 1 है, इसका मतलब है सिर्फ 1 डे क्रैश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने A को क्रैश करना है, और साथ जो भी इसकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें हम $20 ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हमने एट द एक्सपेंस ऑफ $20 हम एक दिन कम करने लगे हैं अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, A को हम 3 से लेके आ गए 2 पे, अब 2 पे लेकर आए, और साथ आप देखिए यहाँ पे 2 के आगे क्रॉस लगा हुआ है। ये क्रॉस क्या बता रहा है, मैम अभी ये क्रैश नहीं हो सकता। जी गुड। इसका मतलब है कि ताकि ये आपकी अपनी समझने के लिए है, ठीक है, ताकि आप गलती से इसको दोबारा क्रैश ना कर दें। तो क्रॉस लगा लें या A पे क्रॉस लगा लें, कुछ भी कर लें, इसका मतलब है A को अब दोबारा क्रैश नहीं करना,
ए क्रैश हो चुका है और ये 2 डेज पे पहुंच चुका है, 3 से 2 हमने कर दिया। अब आप देखें जब भी आप किसी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे ना, उसको क्रैश करने के बाद आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि फ़ौरन आपने उसकी कॉस्ट ऐड करनी है अपनी डायरेक्ट कॉस्ट में। अब आप देखें पहले $450 था ना, अब $470 हो गया क्योंकि $20 हमने इसमें ऐड किए हैं ए के। दूसरा काम आपने ये करना है दूसरे स्टेप में कि आपने ये देखना है कि अब कौन सा क्रिटिकल पाथ बन गया है। हो सकता है कि आप जब क्रैशिंग कर रहे हैं तो एक दफ़ा क्रैश करने के बाद अब कोई और पाथ जो था वो क्रिटिकल बन जाए, तो फिर आप ये नहीं कि अब हमेशा आप ADFG में से ही क्रैश करते रहेंगे। अब आपने क्या किया, अब आप देखें कि अब आपने तीनों पार्ट्स को दोबारा चेक करना है। ABEG में कितने डेज लग रहे हैं, ACFG में कितने लग रहे हैं, ADFG में से कितने लग रहे हैं। तो अगर आप दोबारा कैलकुलेशंस करें तो क्या होगा, ABEG जो है वो कितने डेज ले रहा है अब, 22, ठीक है। ACFG कितने ले रहा है, 23, ठीक है। और ADFG ले रहा है 24। इसका मतलब है अभी पहले स्टेप के बाद भी हमारा जो ADFG है ये क्रिटिकल पाथ रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसमें ना अभी टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल में मैं स्टॉप कर देती हूँ, आप लोगों की अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। इसको वैसे आप लोग आगे देखने की कोशिश कीजिएगा खुद से, अगर आपको समझ आ गए, अदरवाइज हम कल इसको दोबारा से कर लेंगे। मैम 1 मिनट वो टेबल दिखाएं। जी टेबल दिखा दें मैम। जब मैम इसमें से हमें क्या क्या चीज़ गिवन होगी? इसमें आपको ना एक तो ज़ाहिर है ID गिवन है, ठीक है, ABCD क्या क्या है, और ये जो आपको डायरेक्ट कॉस्ट का टेबल नज़र आ रहा है ना, ये 4, यानी हर एक्टिविटी की ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होंगी। नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट, ये हर एक्टिविटी का गिवन होगा। स्लोप जैसे यहाँ पे गिवन है, स्लोप आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से जो पीछे हमने पढ़ा था ना, ये वाला। मतलब कि हमें स्लोप और मैक्सिमम क्रैश टाइम कैलकुलेट खुद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, फिर इसको कल इंशाल्लाह हम यहीं से बल्कि दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी हम फिर कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।